गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि अल्कोहल जो होता है ये अल्कोहल जल के मोनो अल्कोनिल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं जिन्हें हम ROH से दर्शाते हैं। क्लियर? यानी कह रहा है अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल जो होते हैं वो जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न मतलब रेसिप्रोकल यानी उल्टा, ठीक। अब मोनो का मतलब एल्किल का केवल एक परमाणु हो जाएगा, अथवा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब कि आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से किसी का भी रेसिप्रोकल होता है, जिन्हें हम ROH से दर्शाते हैं। ROH से दर्शाने का मतलब ये जो R लिखा है, इस R का मतलब ये एल्किल, इस R का मतलब क्या हुआ, एल्किल। और एल्किल ग्रुप को हमने बताया था पीछे कि जब किसी एल्केन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो उसे हम एल्किल कहते हैं, ठीक। यानी जब एल्केन परमाणु से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो वह किस में बदल जाता है, एल्किल ग्रुप में बदल जाता है। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला तो क्या हो गया, CH3 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अब आपका C2H6 हो यानी एथेन हो, इससे जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो C2H5 यानी एल्किल बन जाता है। तो यही कहा गया कि इस R की जगह, R का मतलब एल्किल ग्रुप का कोई भी एक यौगिक होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एल्किल की कोई भी एलिमेंट CH3 लिख दें और यहाँ OH लिख दें तो CH3OH बन जाएगा। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन से मेथिल, तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। अगर यहीं पर हम C2H5 लिख दें तो दो कार्बन हो गया, दो कार्बन से आपका एथिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। यानी अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, अल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, अल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने पर जब एक एल्किल ग्रुप बनता है और उसके साथ हम क्रियात्मक समूह OH लगा देते हैं तो हमारा मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल बन जाता है। अब इसका वर्गीकरण किया गया। अल्कोहल का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। पहला वर्गीकरण क्या है, अल्कोहल के वर्गीकरण में फर्स्ट नंबर आपका OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH क्योंकि अल्कोहल ग्रुप का क्रियात्मक समूह OH, अल्कोहल ग्रुप का क्रियात्मक समूह OH होता है। तो OH के आधार पर यानी OH की संख्या के आधार पर कि एक ठो OH है, दो ठो है कि तीन ठो है, ठीक, उसकी संख्या के आधार पर इन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो का मतलब एक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी जब एक ठो OH आ जाएगा तो वह आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। एक OH आएगा तो कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल के रूप में आप CH3CH2OH को देख सकते हैं। ये CH3CH2OH को ही हम C2H5OH कहते हैं, यानी एथिल अल्कोहल। तो कितना OH आया, एक OH आया, और जब एक OH आएगा तो क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH आएगा तो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और जब दो ठो OH आ जाएगा उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। दो OH आने पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, कौन सा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए CH2OH का होल ट्वाइस हमने लगा दिया, CH2OH का होल ट्वाइस लगा दिया तो यहाँ पर OH का जब गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा तो दो ठो OH आया, और जब दो OH आ गया तो यह है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यानी दो OH आने पर डाईहाइड्रिक, एक OH आने पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा है आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब तीन, तीन ठो जब OH आ जाएंगे उसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH,
देखिए 3 तो OH मिला, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर। तो जब 3 आ जाएगा तो 3 से ट्राई, तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, यानी जब आपके 3 OH आएंगे तो उसे हम ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल पढ़ेंगे। इस तरह से ये OH समूहों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। सेकंड नंबर पे आइए, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की प्रकृति यानी कार्बन श्रृंखला किसके आधार पर बनाई गई है अल्कोहल के, तो उसके आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। प्राथमिक में ऐसे 1 डिग्री बना देंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, ठीक। जैसे CH2OH, यहाँ पर C2H5OH आ गया, सेकेंडरी में 2 लगा रहेगा। यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या CH3 का होल ट्वाइस आ गया, ठीक। यहाँ पर तृतीयक आएगा तो 3 डिग्री लिखा रहेगा, तो CH3 का होल थ्राइस हो जाएगा COH, रहेगा OH अकेला। अब इसमें नहीं कि OH 1 2 3 तो आ जाए, तो उसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें OH पे नहीं डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या पर। यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, C2H5 को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 और OH, इस तरह से लिख देंगे। किस तरह से, CH3 CH2OH को ही हम C2H5OH पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है लास्ट में आपकी CH3 मिली है, तो एक आया है, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। और यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइस, अब इसी में हम एक और CH3 लगा दें, अब ये 2 आ गया। तो जब 2 आ गया तो समझने का मतलब ये है कि इस साइड में भी आप एक CH3 लगा दीजिए, CH3 CHOH। तो जब लगाएंगे तो यहाँ से एक तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो इधर एक आपका और एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो CH3 2 जब आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब CH3 आपका 3 आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल, ठीक। यानी CH3 की संख्या नहीं, कार्बन की संख्या CH3 की संख्या 1 होने पर प्राइमरी अल्कोहल, CH3 की संख्या 2 होने पर सेकेंडरी अल्कोहल, और CH3 की संख्या 3 होने पर ट्राइट्रिक अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल होता है। तो इस तरह से लिखा है, नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी अल्कोहल का वर्गीकरण किया है। नामकरण कैसे कहेंगे, IUPAC नाम में आपको बताया गया था कि किस तरह से कह रहे, इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्कोनॉल कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्कोनॉल कहेंगे। देखिए ये ऑल शब्द आ गया, ऑल। जब एल्केन परमाणु से जब ये ई हटा देंगे, इसी की जगह आपको ऑल जोड़ देना है। तो एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। मेथेन को मेथेनॉल, एथे को एथेनॉल, प्रोपेन को प्रोपेनॉल और ब्यूटेन को ब्यूटेनॉल कहेंगे। यानी इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यहाँ देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH आया, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एक एल्केनॉल कहते हैं। इसमें यौगिक का नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे, अनुलग्न जोड़ देते हैं, ठीक। इस तरह से इसका नामकरण, जैसे हमने यहाँ बताया कि एक कार्बन है तो एक कार्बन से मेथेन, तो मेथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन आएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। यानी कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है, किसी भी एल्केन ग्रुप में अगर OH आया है क्रियात्मक समूह, तो उसका IUPAC नाम लिखते समय एल्केन श्रेणी के अंत से ई हटाकर उसकी जगह ऑल लिख देना है। क्या लिखना है, ऑल लिख देना है, जिससे क्या होगा, उसका नाम परिवर्तित होकर एल्केन से एल्केनॉल हो जाएगा, मेथेन से मेथेनॉल हो जाएगा। भौतिक गुण यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन आबंध के होने के कारण, क्योंकि जो आपका अल्कोहल होता है इसमें हाइड्रोजन आबंध होते हैं, इसी के कारण इसका अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है समान अणुभार एल्कोनो तथा ईथर की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध बनता है। कौन सा बंध, हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण अल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार की अपेक्षा, बेसिकली जिसका जितना होता है उसके होने के बावजूद भी ये क्या है, ईथर की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। दूसरा क्या है कि एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्रिस्टलीय ठोस अल्कोहलेट बनाता है।
एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम यानी वाटरलेस होगा, इसमें पानी नहीं होगा। तो एथिल अल्कोहल मतलब क्या, C2H5OH निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ अब क्रिया करके क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 4C2H5OH जिसको हम अल्कोहलेट कहते हैं, ये इसका निर्माण करता है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अल्कोहल जल के मोनोहाइड्रिक व्युत्पन्न होते हैं या मोनो अल्कोहल व्युत्पन्न होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम R सिंगल बॉन्ड OH के रूप में दिखाया जाता है। अल्कोहल का वर्गीकरण दो तरह से करते हैं, OH समूहों के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। OH समूहों के आधार पर कैसे किया जाता है, इन्हें जब एक OH आएगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH आएगा तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH आएगा तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल दिखा जाता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी का, तो अगर सिंगल CH3 आता है तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, अगर CH3 डॉट हो आ गया तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, और अगर CH3 का होल थ्राइज आ गया यानी 3 to CH3 आ जाएगा तो ट्राइटरी अल्कोहल हो जाता है यानी तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद इसका नामकरण IUPAC नाम किस तरह से, कोई भी एल्केन श्रेणी का नामकरण से IUPAC नाम बदलने के लिए यानी अल्कोहल में बदलने के लिए एल्केन श्रेणी से ई हटाकर उसकी जगह अनुलग्न के रूप में ऑल लिख देते हैं। इस तरह से वो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी में इसका क्या होता है कि हाइड्रोजन आबंध होने के कारण अल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार की अपेक्षा क्या होता है, इतरों की अपेक्षा भी अधिक पाया जाता है। और एक चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके अल्कोहलेट बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहलेट बनाता है, CaC2 4C2H5OH का निर्माण करता है। इसी में आपको अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या होगा, ल्यूकोस अभिकर्मक। एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल या एथेनॉल या मेथेनॉल के बाद ल्यूकोस अभिकर्मक। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है, इसका हम परीक्षण के रूप में यूज करते हैं। जैसे निर्जल जिंक क्लोराइड को जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोनों का रेशियो जो है अगर 1:1 का मिश्रण बना दिया जाए यानी ZnCl2 रेशियो HCl = 1:1। ठीक, निर्जल यानी वाटरलेस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए तो इस मिश्रण को हम ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक के मिश्रण का अनुपात 1:1 के रूप में अगर मिलाया जाए, यानी जिंक क्लोराइड और HCl के मिश्रण को अगर 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो इस मिश्रण को हम ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, इसका प्रयोग हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी अल्कोहल के परीक्षण में करते हैं। ठीक, या उनके पहचान में भी किया जाता है। क्लियर हुआ। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है कि जब निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:1 के मिश्रण में मिलाया जाए तो इस मिश्रण को हम ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। इसका प्रयोग या उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में किया जाता है। क्या होता है, कैसे पहचान मिलता है, तृतीयक अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, जब इसको मिलाया जाएगा ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ अल्कोहल को, तो अगर ट्राइटरी अल्कोहल होगा यानी तीसरा अल्कोहल होगा तो तुरंत ही क्या होगा, धुंधलापन हो जाता है। जैसे धुआं निकलता है तो सामने चीजें दिखाई नहीं देती है, धुंधलापन दिखाई देता है, तो ऐसे तृतीयक अल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करेगा, और द्वितीयक अल्कोहल होगा वो 5 मिनट के बाद धुंधलापन होगा, और प्राथमिक अल्कोहल जो होता है वो साधारण ताप पर नहीं होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका धुंधलापन नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब इसको ज्यादा गर्म करने लगेंगे, गर्म करते ही क्या होगा, यह धुंधलापन दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, यह बेंजीन का एक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। देखिए बेंजीन वलय की जब बात करेंगे तो आप इस तरह से भी बेंजीन बना सकते हैं, या इसी को C6H6 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ज्यादातर हम वलय के रूप में यूज करेंगे। यह बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है और इसमें एक या एक से अधिक OH समूह एरोमेटिक वलय में सीधे जुड़े रहते हैं,
यानी ये हो गया आपका बेंजीन। कह रहा है इसमें हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी यहाँ पर मान लीजिए OH हो जाए, 6 बनता है, 6 में कहीं भी आप OH लिख सकते हैं। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है और यह एरोमेटिक वलय में सीधे जुड़ते हैं। तो एक OH आ गया, तीसरी को हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। यानी बेंजीन वलय के साथ अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका जुड़ जाता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल का परीक्षण कैसे करेंगे? फिनॉल का परीक्षण लीबरमान परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। इसमें आप फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जो विलयन तैयार होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा या तो हरा हो जाएगा। ठीक, यानी फिनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कैसा रंग होगा विलयन का? या तो नीला हो जाएगा या तो हरा हो जाएगा। फिर उसमें हम जल मिला देंगे परख नली में तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। और जब उसमें कास्टिक सोडा NaOH मिला दिया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। ये विधि जो होती है लीबरमान परीक्षण विधि कहलाती है। इसका प्रयोग हम फिनॉल के परीक्षण के लिए करते हैं। क्या क्या मिलाया आपने? फिनॉल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्राइड मिलाया तो विलयन का रंग कैसा हुआ? नीला रंग। विलयन का रंग कैसा हो गया? नीला रंग। और जब उसमें आप जल मिला देंगे, जल मिलाने के बाद क्या होगा? विलयन कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर उसमें हम कास्टिक सोडा का अधिक मात्रा मिला देंगे तो विलयन का रंग नीला हो जाएगा। इसका उपयोग, फिनॉल का उपयोग आप कहाँ पर करते हैं? बिसफिनॉल, फिनोप्थिलीन तथा एजो रंजक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बिसफिनॉल, फिनोप्थिलीन तथा एजो रंजक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बैकेलाइट, सैलिसिलिक अम्ल और एस्प्रिन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैकेलाइट, सैलिसिलिक अम्ल और एस्प्रिन, बैकेलाइट, सैलिसिलिक अम्ल और एस्प्रिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl को जब एक अनुपात में मिलाया जाता है इस मिश्रण को हम ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। इसका परीक्षण किसके लिए किया जाता है? अल्कोहल के लिए किया जाता है। अगर हम टाइट्रिक अल्कोहल की बात करेंगे, तृतीयक अल्कोहल की, तो तृतीयक अल्कोहल में यह तुरंत धुंधलापन हो जाता है। सेकेंडरी में जाएंगे तो 5 मिनट के बाद धुंधलापन होता है विलयन का रंग। और जब प्राथमिक में जाएंगे तो इसका होता ही है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है और जैसे ही गर्म करेंगे तभी धुंधलापन हो जाता है। फिनॉल या बेंजीन का एक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह एरोमेटिक वलय के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे बेंजीन बन गया, इसमें OH जोड़ दिए, फिनॉल का सूत्र हो गया C6H5OH हो जाएगा। ठीक, इसका परीक्षण जो होता है लीबरमान परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। फिनॉल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर जब सोडियम नाइट्राइड के साथ मिलाया जाता है इसका विलयन का रंग नीला हो जाएगा या तो हरा हो जाएगा। फिर उसमें हम जब जल मिला देते हैं उसी में तो विलयन का रंग लाल हो जाता है, या उसमें कास्टिक सोडा की अधिक मात्रा मिला देते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। और इसका उपयोग यानी फिनॉल का उपयोग हम बिसफिनॉल, फिनोप्थिलीन तथा एजो रंजक बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट और सैलिसिलिक अम्ल या एस्प्रिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर?